इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आज कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल दिखा। 24 घंटे में 2700 नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले 50% ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 3.64% हो गई है, जो 21 मई के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 21 मई को संक्रमण दर 4.76% था। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 6360 हो गई है। तो आज का अगर हम जिक्र करें तो 2716 नए कोरोना के केस। तो दिल्ली में कोरोना वायरस की तेज होती रफ्तार के बावजूद बाजारों में भीड़ अब भी जारी है। नए साल के मौके पर दिल्ली के बाजारों में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और कोरोना नियमों का पालन भी करते नजर नहीं आए। कोविड की तीसरी लहर लगभग दस्तक दे चुकी है, पर दिल्ली के बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार की हैं, जहां येलो अलर्ट के चलते बाजार ऑड इवन की तर्ज पर खुले हैं, पर फिर भी नए साल पर लोग कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। पुलिस की तैनाती के बावजूद लोग बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए। भीड़ है थोड़ी बहुत। पहले कंधे से कंधा टकराता था, क्योंकि 2 साल से व्यापारी वैसे भी पिसा हुआ है। क्या करे, काम धंधे भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी देश की आगे ले जानी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और बढ़ोतरी होने की ओर इशारा किया। कल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.44 रहा। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि दोनों डोज ले चुके लोगों की रिकवरी ज्यादा जल्दी हो रही है। 138 के लगभग हमारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ जो ज्यादातर पेशेंट्स थे उसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे ज्यादातर पेशेंट्स। किसी भी पेशेंट्स को 138 में किसी भी पेशेंट को ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, ना स्टेरॉइड्स की और ना रेमडेसिविर की। ये एक बहुत बड़ा राहत की बात। देश कोरोना की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ा हुआ है और लगातार बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। इशारा साफ है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो कोरोना हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। नए साल में पढ़ लीजिए कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में भी कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल दिखा। मुंबई का जिक्र करें तो 24 घंटे में 6347 नए मामले सामने आए। कल मुंबई में 5631 कोरोना के केस मिले थे, यानी कल से 12% ज्यादा मामले। मुंबई में आज कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई। पूरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 9170 नए मरीज, 7 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद अब बढ़कर 32,225 हो गई है। साथ ही महाराष्ट्र में 6 नए ओमिक्रॉन के केस भी मिले हैं। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। उन्होंने राज्यों को जल्द अस्थायी अस्पताल बनाने और होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी में लिखा कि आने वाले दिनों में मामले बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल, मेडिकल सेवाएं और दवाओं की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1431 मामले मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले 460 महाराष्ट्र से हैं। बेंगलुरु में कोरोना और कर्फ्यू के चलते नए साल की रौनक फीकी रही, क्योंकि पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू है। हालांकि बाहरी बेंगलुरु में कुछ जगहों पर छुपकर जश्न जारी था, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर रंग में भंग डाल दिया। दिन ढलते ही शहर में लोग अपनी हसरत पूरी करते नजर आए। कोरोना के प्रवाह किए बिना पार्क में काफी भीड़ नजर आई। बाहरी बेंगलुरु के रामनगरा में नए साल की पार्टी में देर रात पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। यहां तैयारी अच्छी चल रही थी, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। कहीं छुपकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश की गई।
तो रात के कर्फ्यू की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे वो अपनी हसरत दिन में पूरी करते नजर आए। शहर के बीचों बीच कब्बन पार्क में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। बच्चों को घुड़सवारी करवाते माता पिता की भी लापरवाही साफ थी। यहाँ मास्क की भी किसी को परवाह नहीं। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा लेंगे हैं? आप भी नहीं लगाए हुए, वो भी नहीं लगा रहा। ऐसा तो पूरे बहुत आदमी तो क्यों नहीं लगा रहे? ये तो वायलेशन है ना। लगा लेंगे जो। पार्क में कोरोना की परवाह किए बिना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की भी किसी को फिक्र नहीं। हम लोग नए साल की खुशियाँ धीमी गति से मना रहे हैं। हम लोगों को घरों में ही नया साल के खुशामद करने का मौका मिला अपने दोस्त अहबाब के साथ। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गए कल, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जो 6 o'clock जो कर्फ्यू स्टॉप होगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी 31 दिसंबर की रात सड़क पर नजर आए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अब यति नरसिंहानंद पर भी केस दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देते हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया था। साथ ही शस्त्रमेव जयते का नारा भी दिया था। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब तक 5 लोगों यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, धर्मदास, सागर सिंधु और अन्नपूर्णा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नए साल के मौके पर एक दुखद खबर आई। तड़के 2:45 बजे कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए श्रद्धालु भगदड़ का शिकार हो गए, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 15 लोग घायल भी हुए। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग के प्रधान सचिव की अगुवाई में हादसे की जांच के लिए एक टीम बना दी गई है। वहीं श्रद्धालु बदइंतजामी और पुलिस लाठीचार्ज को हादसे की वजह बता रहे हैं। मौका नए साल का था। रात 2:15 बजे के करीब वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का हुजूम जमा था। देखते ही देखते गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। श्रद्धालु इसमें प्रबंधन की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे बच्चे थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? हाँ, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे। इनकी उम्र 24 से 38 साल के बीच थी। सूत्रों का कहना है कि 20,000 की क्षमता वाले भवन में 40,000 से ज्यादा लोग जमा थे। श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे में घायल लोगों का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका संचालन श्राइन बोर्ड के हाथ है। ये पहली दफा है जब माता वैष्णो देवी यात्रा में भगदड़ मची, 12 लोग मारे गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। प्रशासन ने एक आला सतही जांच के आदेश दिए हैं और यात्रा को दोबारा बहाल किया गया है। लेकिन साल के पहले दिन
कई श्रद्धालुओं को दर्शन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर में हुए एक मुठभेड़ को अब सवालों के घेरे में देखा जा रहा है। इसमें मारे गए 3 लोगों के परिजन मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है और इनकाउंटर को गलत बताने वालों को कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। क्या नेता और मीडिया किसी पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जिसने श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई विवादास्पद मुठभेड़ में पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी? जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है नहीं, बस अदालत फैसला करेगी। न नेता, न मीडिया और न 15 नवंबर की मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन। पुलिस ये चेतावनी भी दे रही है कि इस जांच को लीपापोती बताने वालों पर कार्रवाई होगी। जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है, ये तो पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉम्पिटेंट है, इसको कोई राइट नहीं है। Anybody having any evidence? हम बयानों को लेकर आहत हैं। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें जांच कमेटी के सामने पेश करने चाहिए। कानून अपना काम करेगा। Conducting the inquiry. And if they still have something, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने पलटकर जवाब दिया कि उन्हें डरा कर चुप करना काम नहीं आएगा और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मंगलवार को एसआईटी की टीम ने अपने नतीजे में बताया कि आतंकियों ने 2 लोगों, एक डॉक्टर और एक कारोबारी को मुठभेड़ के दौरान या तो कवच की तरह इस्तेमाल किया या फिर उन्हें मार डाला। साथ ही एसआईटी ने डॉक्टर मुदासिर पर आतंकियों के साथ सांठगांठ और कारोबारी अल्ताफ भट्ट पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाया। इस मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा है, जबकि एसआईटी प्रमुख का कहना है कि तीसरा मारा गया शख्स आमिर मागरे एक पाकिस्तानी आतंकी का करीबी था और उसकी गतिविधियां बताती हैं कि वो भी आतंकी था। दूसरी तरफ आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ मागरे आतंकवाद विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि वो बेगुनाह था और उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हैदरपोरा इनकाउंटर पर पुलिस की जांच पर हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सवाल करना और तनकीद करना भी एक जुर्म बन गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।